चटर्जी और वर्चस्विनी की जिप्सी बार बार एक ही रास्ते पर घूम रही थी। उसकी भी समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा था। कहीं ना कहीं चटर्जी को भी इस बात का एहसास हो गया था कि कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर है, वो किसी बड़ी मुसीबत में पड़ने वाले हैं। कुछ घंटे बाद इस तरफ रोंकामुचा गांव में हवेली के अंदर अभी भी युग और उसके दोस्त परेशान थे और यही सोचने में लगे हुए थे कि आखिर वो काला साया आज ब्लड मून की रात क्या करने वाला है। ब्लड मून की रात शुरू हो चुकी थी। अभिमन्यु, युग, डायना और यामिनी खिड़की के पास ही खड़े हुए थे और आसमान में निकले चांद की तरफ देख रहे थे जो अभी लाल नहीं हुआ था। युग तो यही सोचने में लगा हुआ था कि आखिर उस काले साये ने उससे अनुराग का शरीर ही क्यों मांगा था, किसी और का क्यों नहीं। वो काला साया अनुराग के शरीर का ब्लड मून की रात क्या करने वाला था। इन्हीं सारे सवालों के बारे में युग सोचे जा रहा था और सोच सोच कर उसका माथा गर्म हो गया था। युग खिड़की के पास खड़ा ही हुआ था कि तभी कछुआ कमरे के अंदर आता है, दरवाजा वापस से बंद करता है और कमरे के अंदर आते ही युग से हड़बड़ाहट के साथ पूछता है, युग तूने फोन किया क्या? युग मुंह बनाते हुए कछुए से कहता है, फोन करना था, पर किसे? कछुआ चिढ़ते हुए जवाब देता है, चटर्जी और वर्चू को, और किसे? तुझे बाहर दिखाई नहीं दे रहा? रात हो गई। वो दोनों शाम तक आने वाले थे पर अभी तक नहीं आए। तुझे उनकी कुछ फिक्र है भी या नहीं? मैं अभी तुझे बोलकर गया था ना कि उन्हें फोन कर, मैं आ रहा हूँ। युग अपनी गलती मानते हुए कहता है, वो सॉरी यार, मेरे दिमाग से ही निकल गया था कि उन्हें फोन करना है। वो क्या है ना, मैं कुछ और सोचने में लगा हुआ था इसीलिए भूल गया। कछुआ चिढ़ते हुए कहता है, युग तू ना मुझे ये बात बात पर एक्सक्यूज मत दिया कर। तेरे पास ना हमेशा कोई ना कोई जवाब मौजूद होता है। तू ना फोन कर उन्हें चुपचाप जल्दी से। कछुआ धीरे से बड़बड़ाते हुए मुंह बनाते हुए कहता है, वो तो मेरे मोबाइल में बैलेंस नहीं है, वरना मैं ही कर लेता वर्चू को फोन। तुझे कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। युग पलटकर कुछ नहीं कहता है, जल्दी से जेब में से अपना मोबाइल निकालता है और चटर्जी को फोन करने लग जाता है। 3-4 मिनट हो गए थे। युग फोन लगाने में ही बिजी हो गया था। जब वो नंबर डायल करके मोबाइल अपने कान में लगाते जा रहा था, उसके चेहरे की शिकन बढ़ती जा रही थी। उसकी टेंशन और बढ़ गई थी। युग फोन लगाने में ही लगा हुआ था कि तभी कछुआ फिर उससे बोल पड़ता है, क्या हुआ युग, हुई बात तेरी चटर्जी से? युग परेशान होते हुए जवाब देता है, फोन लगेगा तो बात होगी ना, चटर्जी का फोन ही नहीं लग रहा। कछुआ कुछ डरते हुए कहता है, क्या कहा? फोन नहीं लग रहा? अगर चटर्जी का फोन नहीं लग रहा तो वर्चू को लगाकर देखना। युग कछुए को देखते हुए कहता है, वर्चस्विनी जी को ही तो लगा रहा हूँ, उनका भी नहीं लग रहा है। जैसे ही युग ये बात बोलता है, कमरे के अंदर मौजूद सभी लोगों की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। कछुआ अपने अंदर का सारा गुस्सा अपने दोस्तों पर निकालते हुए कहता है, मैंने कहा था तुम लोगों से कि मुझे जाने दो, मिलकर आने दो वर्चू से। मैं उन्हें अपने साथ लेकर आ जाऊंगा, पर तुम लोगों ने मुझे जाने नहीं दिया, यहीं पर रोक लिया। कायर कहता है, यार अब तू हम पर अपना सारा गुस्सा क्यों निकाल रहा है? हमें थोड़ी पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। कछुआ पलटकर कुछ कहता उससे पहले ही तारा डरते हुए कहती है, मम्मा खतरा, मम्मा खतरा। यामिनी तारा के सिर पर हाथ फेरते हुए कहती है, डरो मत तारा बेटी, मम्मा को कुछ नहीं होगा, वो बस आती ही होगी। युग भी तारा को समझाते हुए कहता है, हाँ तारा बेटी, आप मम्मा की टेंशन मत लीजिए, वो आती ही होगी। डायना कमरे के अंदर मौजूद रहकर सभी की बातें सुन ही रही थी कि तभी उसका ध्यान फिर खिड़की के बाहर आसमान की तरफ चले जाता है। जब वो आसमान की तरफ देखती है तो बस देखते ही रह जाती है। डायना अपने हाथ से इशारा करते हुए कहती है, वो देखो जरा। जब बाकी सब खिड़की से झांक कर आसमान की तरफ नजरें करते हैं तो उनका भी वही हाल होता है जो डायना का हो गया था। सभी की आंखें खुली की खुली रह गई थी। जब उन सबकी नजरें आसमान की तरफ पड़ी तो वहां से हट ही नहीं रही थी। वो सब आसमान को ही हैरानी के साथ देखे जा रहे थे। उसे देखकर उनके दिल जोरों से धड़कने लग गए थे। ब्लड मून की रात शुरू हो गई थी। चांद धीरे धीरे सफेद से लाल होने लग गया था। सभी की आंखों की पुतली में ब्लड मून का लाल चांद दिखाई देने लग गया था। ऐसा लग रहा था ब्लड मून का लाल चांद उनकी आंखों में समा गया हो। उनकी आंखों की काली पुतली लाल दिखाई देने लग गई थी। जैसे ही ब्लड मून का चांद पूरी तरह लाल होता है, आसमान भी लाल होने लग जाता है। एक लाल चमक पूरे आसमान में फैलने लग गई थी। आसमान में कुछ देर पहले जो काले बादल मंडरा रहे थे वो भी लाल होने लग गए थे। उस लाल आसमान को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे पूरे आसमान में खून समाया हो। वो लाल आसमान खून से सना हुआ आसमान लग रहा था। कायर डरते हुए लाल आसमान को देखते हुए कहता है, ये हो क्या रहा है? ब्लड मून की रात क्या ऐसा ही होता है? पूरा आसमान लाल हो जाता है क्या? युग जवाब देता है, नहीं यार, मैंने इससे पहले भी ब्लड मून देखे हैं पर ऐसे नहीं। ब्लड मून की रात तो सिर्फ चांद लाल होता है, पता नहीं ये क्या हो रहा है आज रात। यामिनी भी लाल चांद को देखते हुए ही कहती है, वो हो रहा है युग बाबू जो कभी नहीं होना चाहिए था। यामिनी ने इतना कहा ही था कि तभी आसमान में जोरदार बिजली कड़कती है जो लाल आसमान में लाल लेजर लाइट की तरह दिखाई देती है।
उसी बिजली की कड़कड़ाती आवाज के साथ बारिश शुरू हो जाती है। कायर बाहर देखते हुए कहता है, ये बारिश को भी अभी शुरू होना था क्या? अभी बारिश होनी शुरू ही हुई थी कि तभी युग को एक अजीब सी महक आने लग जाती है। युग अपने आसपास सूंघते हुए कहता है, तुम्हें कुछ अजीब सी महक नहीं आ रही क्या? कछुआ मुंह बनाते हुए कहता है, महक? कैसी महक युग? मुझे तो कोई महक नहीं आ रही है। युग जवाब देता है, वैसी ही महक जैसी खून से आती है। कायर कहता है, यहाँ पर तो कहीं खून नहीं है, तुझे कहाँ से खून की महक आने लग गई? तेरी नाक ना आजकल कुछ ज्यादा ही सूंघने लग गई है। उस दिन उस घर में भी तुझे मरे हुए इंसान की बदबू आ रही थी। कायर कछुए से बात ही करने में लगा हुआ था कि तभी अभिमन्यु एकदम धीरे से खिड़की से अपना हाथ बाहर निकाल देता है। जैसे ही बारिश की 4-5 बूंदें उसके हाथ में जमा होती हैं, उसका हाथ लाल हो जाता है। अभिमन्यु तुरंत वापस से अपना हाथ खिड़की से अंदर लेते हुए कहता है, ये क्या चीज है? डायना अभिमन्यु के हाथ की लाल बूंदों को चखते हुए कहती है, ये तो खून है। इसका मतलब है कि बाहर खून की बारिश हो रही है। जैसे ही डायना ये बात बोलती है, कमरे के अंदर मौजूद सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। बाहर सिर्फ ब्लड मून नहीं निकला था, बल्कि बाहर खून की बारिश हो रही थी। ऐसी बारिश जिसने खून की महक हर जगह महका दी थी। कछुआ तुरंत अपने भी हाथ खिड़की से बाहर निकालता है और जैसे ही उसके हाथ में 3-4 बारिश की बूंद गिरती है, वो भी कंफर्म हो जाता है कि बाहर सच में खून की बारिश ही हो रही थी। डायना सच बोल रही थी। अभिमन्यु बड़बड़ाता है, उसने कर दिया, उस काले साए ने कर दिया। युग तुरंत अभिमन्यु से पूछता है, क्या कर दिया? अभिमन्यु जवाब देता है, युग उस रात वो काला साया बोल रहा था ना, ब्लड मून होगा, खून खून। युग कहता है, हाँ बोल रहा था तो? अभिमन्यु आगे कहता है, तो तुझे दिख नहीं रहा? बाहर सच में हर जगह खून है, ब्लड मून भी निकला है। मतलब वो काला साया जानता था ब्लड मून की रात खून की बारिश होगी, इसलिए वो कह रहा था कि ब्लड मून खूना खून। ये खून की बारिश उस काले साए ने ही कराई है अपनी काली शक्तियों से। युग परेशान होते हुए कहता है, पर वो काला साया आखिर खून की बारिश क्यों करवा रहा है? आखिर वो करना क्या चाहता है? सब खामोश रहते हैं क्योंकि युग के इस सवाल का जवाब वहाँ पर मौजूद किसी भी व्यक्ति के पास नहीं था। कम से कम 10 मिनट तक ब्लड मून आसमान में छाए रहता है और जब तक ब्लड मून रहता है, खून की बारिश होती रहती है। कमरे के अंदर मौजूद सभी लोग खून की बारिश होते हुए देखते रहते हैं। वो लोग जरा सा भी अंदाजा नहीं लगा पा रहे थे कि आखिर ये सब हो क्या रहा था। खून की बारिश देखकर कछुआ के दिमाग से भी वर्चस्विनी का ख्याल एक पल के लिए निकल गया था। वो भूल गया था कि बारिश होने से पहले वो वर्चस्विनी की कितनी फिक्र कर रहा था। जैसे ही ब्लड मून खत्म होता है, चांद वापस से लाल से सफेद रंग का होता है। आसमान भी नॉर्मल दिखाई देने लगता है। आसमान में छाई लाल रोशनी वापस से काले बादलों में बदल जाती है। अभिमन्यु धीरे धीरे अपना हाथ खिड़की से बाहर निकालता है और देखता है कि इस बार उसके हाथ में आसमान से खून की बूंद नहीं, बल्कि पानी की बूंद ही गिरी थी। अभिमन्यु अपने हाथ की पानी की बूंदें देखते हुए कहता है, लगता है खून की बारिश बंद हो गई ब्लड मून के खत्म होते ही। जैसे ही अभिमन्यु ये बात बोलता है, सब चैन की सांस लेने लग जाते हैं। अभी सबने 2-3 लंबी लंबी आहें भरी ही थी कि तभी किसी की दरवाजे पर दस्तक होती है। कोई जोर जोर से दरवाजा खटखटा रहा था। कायर दरवाजे की तरफ देखते हुए कहता है, अब ये दरवाजे पर कौन है जिसे एक पल का भी चैन नहीं है? कायर दरवाजे की तरफ कदम बढ़ा ही रहा था कि तभी अमोदिता की हड़बड़ाहट के साथ आवाज सुनाई देती है, युग जी दरवाजा खोलिए, युग जी दरवाजा खोलिए। युग आवाज को पहचानते हुए कहता है, ये तो अमोदिता की आवाज है। अब इसे क्या हुआ? ये क्यों बौखलाई हुई है इतना? युग यामिनी की तरफ देखते हुए कहता है, तुम जल्दी से छुप जाओ यामिनी, अमोदिता आ रही है। अगर उसने तुम्हें देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। यामिनी जल्दी से बेड के पास ही छुप जाती है। कायर दरवाजे के पास पहुंचता उससे पहले ही अभिमन्यु हड़बड़ाहट के साथ कायर से पहले दरवाजे के पास पहुंचता है और दरवाजा खोलकर खुद बाहर निकलकर वापस से दरवाजा टिका देता है, जिस कारण अमोदिता कमरे के अंदर की झलक तक नहीं देख पाती है। अमोदिता अभिमन्यु को देखकर मन में सोचने लग जाती है, ये क्या, मैं युग जी को पुकार रही थी और बाहर अभिमन्यु निकल रहा है। आज सुबह से देख रही हूँ मैं इनका, जब से तारा आई है ये सब कमरे के अंदर कुछ ज्यादा ही वक्त बिता रहे हैं। आखिर चल क्या रहा है इन सब का? अभिमन्यु अमोदिता के ख्याल तोड़ते हुए कहता है, अमोदिता कहाँ खो गई तुम? अमोदिता ख्यालों की दुनिया में से बाहर आते हुए कहती है, कहीं नहीं, बस यूं ही। अभिमन्यु तुरंत पूछता है, युग को क्यों पुकार रही थी तुम? अमोदिता फिर हड़बड़ाहट के साथ ही बोल पड़ती है, युग जी कहाँ पर है? उन्हें जल्दी बुलाओ, वो नीचे। इतना कहकर अमोदिता खुद चुप हो जाती है। अभिमन्यु हैरानी के साथ कहता है, नीचे क्या अमोदिता? अमोदिता घबराहट के साथ कहती है, वो नीचे। अमोदिता इसके आगे कुछ कहती है उससे पहले दरवाजा वापस से खुलता है और उसके अंदर से युग बाहर निकल कर आता है।
युग भी उसी अंदाज में बाहर निकला था जिस अंदाज में अभिमन्यु निकला था। युग आते से ही अमोदिता से पूछता है, क्या हुआ अमोदिता, तुम इतनी घबराई हुई क्यों? अमोदिता फिर डरते हुए कहती है, वो नीचे युग जी, नीचे। अमोदिता नीचे कहकर ही बार बार उसी जगह पर अटक रही थी, जैसे नीचे कोई सी ऐसी चीज हो जिसके बारे में बताते हुए भी उसे डर लग रहा हो। उसके माथे पर पसीने की बूंदें बढ़ती जा रही थी। युग अमोदिता पर दबाव बनाते हुए अपनी बात पर जोर देते हुए कहता है, नीचे क्या अमोदिता? अमोदिता वहीं से नीचे की ओर देखते हुए कहती है, वो आप खुद ही चलकर देख लीजिए युग जी, जल्दी कीजिए, जल्दी नीचे चलिए। अमोदिता इतनी बौखलाई और डरी हुई थी कि युग भी समझ गया था कि कोई ना कोई बड़ी बात तो जरूर थी। वो तुरंत अमोदिता के पीछे पीछे नीचे जाने लग जाता है और उसी के साथ अभिमन्यु भी। ऐसे ही एक एक करके कायर, डायना और तारा भी कमरे से बाहर आ जाते हैं और नीचे हॉल में जाने लग जाते हैं। वो भी समझ गए थे कि कुछ बड़ी बात थी जो सब इतना घबराए हुए थे। बस यामिनी ही कमरे के अंदर बैठे रहती है क्योंकि उसे हवेली में कुछ लोगों से छुप कर रहना था, उनके सामने नहीं आना था। जब युग अमोदिता के साथ नीचे हॉल में पहुंचता है तो देखता है कि हॉल में ही रजनी, वंदना, जानकी और सुदेश भी मौजूद थे और उतना ही घबराए हुए थे सब जितना इस वक्त अमोदिता घबराई हुई थी। सब खामोश थे, जैसे डर ने उनकी जुबान छीन ली। बाकी सब भी नीचे आ जाते हैं। युग तुरंत अमोदिता से पूछता है, क्या हुआ अमोदिता, अब बताओगी? अब तो हम नीचे भी आ गए। अमोदिता दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहती है, वो देखिए युग जी। जब युग दरवाजे की तरफ देखता है तो उसकी रूह कांप जाती है। दरवाजे पर चैटर्जी खड़ा हुआ था जो पूरी तरह ऊपर से लेकर नीचे तक खून से सना हुआ था, जैसे अभी अभी खून की बारिश में भीग कर आया हो। उसके कपड़े खून से लथपथ थे। वो अकेला दरवाजे पर खड़ा था, उसके आसपास वर्चस्विनी नहीं थी। चैटर्जी को देखकर युग का जो हाल हुआ था वही उसके बाकी दोस्तों का भी हुआ था। उनकी भी रूह कांप गई थी। कछुआ डरते हुए चैटर्जी से पूछता है, वर्चू कहाँ है चैटर्जी? मेरी वर्चू कहाँ है? सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।